Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हैंगओवर क्लास सबमरीन, जो कि न्यूज़ का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फ्रंट पे एक सोचने का विषय, एक सिक्योरिटी का विषय भी बन गया है। देखिए, हैंगओवर क्लास सबमरीन की बात करें तो जैसे चाइना ने बनाया और बनाया है पाकिस्तान के लिए, और रिसेंटली इसे लॉन्च किया है अपनी वुहान शिपयार्ड में। ये पहली 8 सबमरीन में से पहली सबमरीन है इस क्लास की, जो कि पाकिस्तान नेवी प्लान कर रही है कि वो अपनी फ्लीट में से 2028 तक शामिल करेगी। देखिए, हैंगओवर क्लास सबमरीन अपने आप में एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है चाइनीज़ के 039, वेट लेट मी राइट इट, 039A युआन क्लास का युआन क्लास सबमरीन, जिसको बाद में इसको डिकमीशन किया गया, जो डिकमीशन किया गया था PNS हैंगओवर, ठीक है। PNS हैंगओवर को डिकमीशन करके इसका ये यहाँ पर नाम रख दिया गया था। PNS हैंगओवर वही है जो कि जानी जाती है 1971 वॉर में इंडियन फ्रिगेट INS खुखरी को इसने यहाँ पर क्या कर दिया था, डुबा दिया था, राइट। बात करें अगर हम इस सबमरीन के बारे में, तो हैंगओवर क्लास सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जो कि यूटिलाइज करती है डीजल इंजन को सरफेस और स्नॉर कीलिंग ऑपरेशन के लिए। बैटरी पावर्ड सिस्टम पर ये काम करती है, अंडर वाटर ऑपरेशन ये यहाँ पर करती है। इसके अंदर 4 डीजल इंजन्स को लगाया जाता है, जो कि फीचर करते हैं एक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम को। साथ ही ये कहीं ना कहीं इन्हांस करते हैं इसकी एंड्योरेंस अंडर वाटर के कॉन्टेक्स्ट में। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की बात करें तो चूंकि ये एक अटैक सबमरीन है, सो हैंगओवर क्लास को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वो दूसरी सबमरीन्स को यहाँ पर सिंक कर दें, या सरफेस वेसल्स जो हैं उनको यूज करें, टॉर्पेडोज को, क्रूज मिसाइल को। इसको इक्विप्ड किया गया है 21 इंच टॉर्पेडो ट्यूब्स के साथ, और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये एंटी शिप मिसाइल्स को यहाँ पर लॉन्च करवा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो बाबर 3 सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर की है, जिनका रेंज 450 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलता है। बात करें इंडिया की कालवेरी क्लास के साथ अगर हम हैंगओवर क्लास सबमरीन की, तो हैंगओवर क्लास सबमरीन डायरेक्टली कंपैरेबल हो जाती है इंडिया की कालवेरी क्लास सबमरीन से, क्योंकि ये जो कालवेरी क्लास की हम बात कर रहे हैं, ये फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमें देखने मिलती है। वहीं अगर हम इंडिया के ऑपरेट 6 कालवेरी क्लास सबमरीन्स की बात करें, तो यहाँ पर 3 सेट टू ज्वाइन बाय 2030। वहीं पाकिस्तान के हैंगओवर क्लास सबमरीन की बात करें तो ये एक लार्जर डायमेंशन में हमें देखने के लिए मिलती है। हैंगओवर क्लास की अगर बात करें तो इसका एक डिस्प्लेसमेंट है 2800 टन का, 76 मीटर लॉन्ग, 8.4 मीटर वाइड, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसका जो ड्रॉट है वो 6.2 मीटर हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम कैलवेरी क्लास की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 1775 टन का है, और ये 67.5 मीटर लंबी देखने के लिए मिलती है। मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड की बात करें तो हैंगओवर क्लास सबमरीन एक स्लाइटली ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करती है अपनी क्रू को। लार्जर साइज पोज यहाँ पर है। ड्रॉबैक यहाँ पर है शैलो वाटर बॉडी में, लिटोरल वाटर में, कंपेरेटिव टू मोर मैन्यूवरल कालवेरी क्लासेस सबमरीन। दोनों क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर एक टॉप स्पीड हमें 20 नॉट्स 37 किलोमीटर पर आवर्स की देखने मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं एक इनकी परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस के बारे में बताती है। नेक्स्ट अगर हम एंड्योरेंस और स्टेल्थ के बारे में भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, तो हैंगओवर क्लास सबमरीन का जो एज है ओवर द कालवेरी क्लास इन टर्म ऑफ अंडर वाटर, वो एंड्योरेंस उसके बिल्ट की वजह से बिल्ट इन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो कि अलाउ करता है कि कहीं ना कहीं हमें एक सबमर्ज सिस्टम क्रिएट करना है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ताकि एनहेंस किया जा सके इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को। कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात करें लाइक द कालवेरी क्लास, तो यहाँ पर ज़रूरत है एक सरफेस पीरियोडिकली, ताकि रिचार्ज किया जा सके इनकी बैटरी को, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिटेक्टेबल बन जाती हैं एनिमी सेंसर के ऊपर। आर्मामेंट्स और वेपन्स की यहाँ पर बात करें तो कालवेरी क्लास सबमरीन्स को इक्विप्ड किया गया है 6 21 इंचेस जर्मन मेड टॉर्पेडोज से और मिसाइल सिस्टम से, जैसे फ्रेंच एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल्स एंड का एंटी एयर मिसाइल्स। ये आर्मामेंट कहीं ना कहीं कंसीडर किए जा रहे हैं सुपीरियर और मोर बैटलफील्ड टेस्टेड हैं कंपैरेटिव टू वो आर्मामेंट्स जो कि हैंगओवर क्लास सबमरीन के ऊपर लगाए गए हैं। एडिशनली अगर हम बात करें तो एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यहाँ पर
दोनों जगह पर कहीं ना कहीं कमी दिखाने मिलता है, जिसकी वजह से दोनों सबमरीन क्लासेस जो हैं लार्जर क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस एनजी वगैरह को ले जाने में सक्षम हो जाती हैं। सेंसर सूट्स की बात करें तो दोनों सबमरीन क्लासेस इक्विप्ड हैं विद स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर सूट से। ऑल्दो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इनकी कैपेबिलिटी की जो हैंगओवर क्लास की है ये अभी भी पब्लिक नहीं की गई है। ऑलराइट, तो ये है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर बात की जा रही है EPI सिस्टम को लेकर, विच इज़ द एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझ लीजिए कि चीज़ें हैं क्या। देखिए, एक्सपांडेड प्रोग्राम जो है इम्यूनाइजेशन के लिए उसे 1978 में लॉन्च किया गया था और बाद में इसको रीनेम कर दिया गया था एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985, ताकि इसको अर्बन एरियाज और दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंचाया जा सके। 1992 में इसे चाइल्ड सर्वाइवर एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का पार्ट बनाया गया। 1997 में इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया एम्बिट ऑफ नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, और सिंस द लॉन्च ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2005 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमेशा इसका इंटीग्रल पार्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चाहे हम ग्लोबली बात करें या इंडिया में बात करें, इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन को लेकर WHO के द्वारा, जो कि 1974 में किया गया था। EPI की बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एज द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस वॉज ऑन द होराइजन, और इस समय नीड थी कि एक इम्यूनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, ट्रेन किया जाए वर्कफोर्स को, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके कि इसके एक्सपांडेड बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। अगर हम इसी अनाउंसमेंट की बात करें तो लगभग सारी कंट्रीज़ ने इसको वर्ल्ड वाइड इनिशिएट किया नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। इंडिया ने इसको लॉन्च किया 1978 में, जो कि बाद में यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया रीनेम हो गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में। इसी ईयर में अगर हम बात करें तो 2 डिकेड्स लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट किए हुए। ग्लोबली देखें या इंडिया में देखें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इसके अंतर्गत देखने के लिए मिले हैं, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें या किसी भी चीज़ की। एक अगर सक्सेस स्टोरी को देखते हुए चले तो चिल्ड्रन को 3 डोजेज यहाँ पर कंप्लीट किए गए थे कि भाई DPT की यहाँ पर वैक्सीनेशन देनी है। पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ DPT क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर आगे बार बार अगर ये शब्द रिपीट हो तो कन्फ्यूजन ना हो। DPT एक तरीके का वैक्सीनेशन कॉम्बिनेशन है 3 प्रकार की वैक्सीन का, जो कि हेल्प करता है 3 प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीज, डिप्थीरिया, पेट्यूसिया और टिटनस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में DPT इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसके एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग कॉम्पोजिशन हमें देखने मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चों को जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर इसको कवर किया जाता है 2 महीने में, 4 महीने, 6, फिर 15 से 18 और 4 से 6 में, ताकि यहाँ से डिफरेंट तरीके की जो बीमारियाँ हैं इन तीनों चीज़ों से लेके उसके अगेंस्ट बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया जा सके। चूंकि हम सक्सेस स्टोरी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, तो शुरुआती 1970 के दौरान अगर हम बात करें तो केवल 5% जो बच्चे थे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के, इन्होंने इन 3 डोजेस को लिया। और इसी के बाद अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे आज के डेट में अगर हम 2022 तक के डेटा को देखें तो लगभग 84% बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर है कि इरेडिकेशन हो गया स्मॉल पॉक्स का, नियरली हम पोलियो को भी एलिमिनेट कर चुके हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज जितनी हैं उनमें एक काफ़ी इजाफा हमें देखने के लिए मिला है। इंडिया में बात करें तो इम्यूनाइजेशन कवरेज ने एक स्टेडीली इंक्रीज लिया। पिछले कुछ सालों से लगभग 76% जो बच्चे हैं उन्होंने रिकमेंडेड जो वैक्सीन की डोजेज हैं उनको यहाँ पर ले लिया है। न्यूमरस स्टडीज़ यहाँ पर हुई हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कहीं ना कहीं ये वैक्सीन लाइफ सेविंग पोटेंशियल लेकर चलती हैं, और अलग अलग तरीके की जो डेथ हो सकती हैं, हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं, उनको यहाँ पर इसने कम किया है। स्पेशली अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है EPI के लॉन्च के बाद वो यहाँ पर कम हो चुका है और डेथ रेट्स में भी कमी आई है। इकोनॉमिक एनालिसिस यहाँ पर रिवील करते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है। वहीं अगर हम ईच डॉलर या 1 रुपये की बात करें तो यहाँ पर 11 गुना रिटर्न हमें इसके इन्वेस्टमेंट का देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें इंक्लूडिंग इंडिया, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टैंड आउट हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक इसकी सक्सेस स्टोरी हमें देखने मिल रही है गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, जहां पर कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने मिल रहा है, हाई कवरेज रेट देखने मिल रही है हेल्थ प्रोग्राम्स के अंतर्गत। इवन अगर हम यहाँ पर बात करें मिक्स्ड हेल्थ सिस्टम की, चाहे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या प्राइवेट हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की बात करें, तो इम्यूनाइजेशन कहीं ना कहीं
प्राइमरली गवर्नमेंट लेड एफर्ट्स के साथ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम भारत में बात करें, जहां प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, 2/3 ऑफ द हेल्थ सर्विसेज को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% ऑफ ऑल ओवर वैक्सीनेशन। एक्सपर्ट कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं इम्यूनाइजेशन कवरेज को कि ये एक ट्रेसर है, एक इंडिकेटर है, हाईएस्ट अचीवेबल कवरेज है किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इन एनी गिवन सेटिंग। लेकिन इसकी सक्सेस के अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करता है। कंसर्निंग ट्रेंड यहाँ पर इमर्ज होकर आ रहा है 2023 के आसपास, जब यूनिसेफ का द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यहाँ पर रिवील की गई। वहाँ पर पता चला कि चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें 2021 की, ये पहला ऐसा डिक्लाइन है जो इस पूरे डिकेड में देखने के लिए मिला। ग्लोबली अगर हम बात करें तो एक एस्टिमेट 14.3 मिलियन चिल्ड्रन का हमें देखने के लिए मिला जो कि अनवैक्सीनेटेड है या जिनको अभी तक 0 डोज मिली है। वहीं एडिशनल 6.2 मिलियन केवल और केवल पार्शली इम्यूनाइज हुए हैं। वहीं अगर हम वैक्सीनेशन कवरेज की बात करें इंडिया में, तो ये जनरली इंक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड, और एक परसिस्टेंट सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अनुसार इसके अंतर्गत इम्प्रूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिले हैं। अब देखिए, यूजुअली एक ट्रेंड चलता है कि कहीं ना कहीं केवल और केवल जो वैक्सीनेशन है बच्चों के लिए, तो देखिए मिसकंसेप्शन होता है। सारी एज ग्रुप के लिए, अलग अलग जगह के लिए इस तरीके की वैक्सीनेशंस अवेलेबल होती हैं। अगर हम 225 साल पहले की बात करें, जहाँ पर पहला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हमें देखने मिला था 1798 की अगर हम बात करें, तो इसमें टारगेट किया गया था इंडिविजुअल्स को अक्रॉस वेरियस एज डेमोग्राफिक। अर्लियर वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे रेबीज़, कॉलेरा, टाइफाइड, प्लेग, इनकी भी बात करें तो ये भी डिज़ाइन की गई थी अडल्ट्स के लिए। इवन BCG वैक्सीन की अगर हम बात करें, जैसे 1951 में यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया, ये भी सारे एज ग्रुप के लिए काम करती है। वहीं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें तो इसमें कंसिस्टेंटली हमें देखने मिला कि ये दोनों एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों को यहाँ पर कवरेज दे रही है। वहीं अगर हम बात करें प्रायोरिटाइज करने की चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन के लिए, तो ये जस्टिफाइड था ड्यू टू देयर वल्नरेबिलिटी टू वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज, और इसी के कारण हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो फोकस है वो बच्चों के लिए यहाँ पर किया जा रहा था। ऐसे में एक शिफ्ट रिसेंट डिकेड्स में बात करें तो जो इंक्रीज़ है वैक्सीनेशन कवरेज का, इसने एक शिफ्ट लिया है जहाँ पर बच्चों के अलावा एडल्ट्स की तरफ भी बात की जा रही है। ये शिफ्ट कहीं ना कहीं बात करता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, उसे प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है एडल्ट्स के लिए, एल्डरली वैक्सीनेशंस के लिए, और कहीं ना कहीं ट्रेंड ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है अलग अलग कंट्रीज़ में कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। राइट, सो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में भी हमें चर्चा करना होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर हम NTAGI की बात करें इंडिया में, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ हियर, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वैक्सीन के यूज़ को लेकर, रिकमेंडेशन को लेकर, और कहीं ना कहीं उसको अपना परव्यू यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पेशली गाइडेंस क्या होंगी वैक्सीन्स के लिए अडल्ट्स को लेकर और एल्डरली को लेकर। राइट, सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। देखिए, आज है इंटरनेशनल लेबर डे, के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेबर इंस्टीट्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, IRSLM, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हो जाते हैं कि एक कांस्टेंट चेंज इनमें हमें देखने मिल रहा है अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स की वजह से। जैसे प्रोडक्ट मार्केट शिफ्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेड शिफ्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो चेंज हो रहा है, और इवॉल्विंग लैंडस्केप हमें देखने के लिए मिल रहा है। राइट, तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से चीज़ों को काम करना है, ये चेंजेस कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है लेबर इंस्टीट्यूशन में। राइट, अगर हम इन रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो लेबर इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव इशू के साथ भी काम कर रहे हैं और एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट को लेकर भी काम कर रहे हैं। सब्सटेंटिव इश्यूज़ में अगर हम बात करें तो कोर एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे लेबर लॉस, रेगुलेशन क्या होगा। वहीं अगर हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट में बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा, क्या प्रोसेस होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ऐसे में सोशल डायलॉग कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रूशल प्रोसीजरल इंस्टीट्यूशन के साथ, जहाँ पर वो लेबर रिफॉर्म्स क्या होंगे, उनका रीच क्या होगा, इन सारी बातों पर पहुँचते हैं। ऐसे में एंटिटीज़ जैसे इंडियन लेबर
लेबर कॉन्फ्रेंस फैसिलिटेट करती है सोशल डायलॉग को, ताकि इन रिफॉर्म्स एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अगर हम इनके इफेक्टिवनेस की बात करें सोशल डायलॉग की, तो ये कहीं ना कहीं हिंडर्ड हो जाते हैं, कि जहाँ पर बहुत सारे एक प्रोपोगेशन हमें देखने मिल जाता है, क्लास बेस्ड ओपिनियन देखने मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका एक जो लार्ज लेवल पर इसके लिए सपोर्ट होना चाहिए वो मिसिंग होता है। वहीं अगर हम लेबर स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो ये एक यूनिक चैलेंज यहाँ पर फेस कर रहा है कंपैरेटिव टू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेटा ड्यू टू देयर लैक ऑफ फिगर। वहीं अगर हम उन एंटिटीज़ की बात करें, जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात करें, तो ये एक रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इनका फोकस कहीं ना कहीं IRS LM रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर लिमिटेड हो जाता है। लेबर ब्यूरो की बात करें तो जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने में लेबर स्टैटिस्टिक्स को, प्राइमरली रिलाई करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जनरेशन पे थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ। वहीं अगर हम बात करें तो ये कलेक्ट करता है डेटा को अलग अलग इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, लेबर पैरामीटर्स पे, जैसे स्ट्राइक क्या होगा, ट्रेड यूनियन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एंगेजमेंट क्या है, एब्सेंटिज्म क्या है, लेबर टर्नओवर क्या है, या लेबर इंस्पेक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सो जो स्कोप है, जो कंपोजिशन है डेटा का, ये यहाँ पर एक लार्जली अनचेंज रहता है ओवर द पास्ट पीरियड। ऐसे में आवश्यकता है कि जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हमारा डेटा है, इसमें कुछ बदलाव लेकर आया जा सके, ताकि जितनी भी इम्प्रूवमेंट करनी है, जो चेंजेस करने हैं, उसको यहाँ पर समझा जा सके। ऑलराइट, क्या कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर एक लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। फॉर दैट यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बहुत अच्छी चीज़ें आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखिए, ऑनगोइंग इलेक्शन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं विटनेस किया है एक हीटिंग डिबेट, जहाँ पर बात हो रही है रूलिंग गवर्नमेंट और ऑपोजिशन गवर्नमेंट को लेकर रिगार्डिंग दी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की है एक 9 जजेस की बेंच को, ताकि इंटरप्रेट किया जा सके DPSP को रिगार्डिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, ताकि इंडिकेट किया जा सके कि क्या कंटिन्यूड रिलेवेंस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हमारे पास हैं, और किस तरीके से ये सोशो इकोनॉमिक डिबेट को यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। चलिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें थ्रू इट्स प्रीएम्बल, तो ये एम करता है कि कहीं ना कहीं हम एक सिक्योर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं सारे के सारे सिटीजन्स को लेकर। ये डेलिनिएट करता है फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3, जो कि गारंटी करते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी होगी। वहीं पार्ट 4 जो है वो कंटेन करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करें तो DPSP बिल्कुल भी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट में, बल्कि ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, जहां पर एक डायरेक्शन इनको दिया जाता है। आर्टिकल 39B की यहाँ पर बात करें और C की बात करें पार्ट 4 में, तो ये एम्फोसाइज करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक इकोनॉमिक जस्टिस क्रिएट करना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ताकि एक कॉमन गुड के बारे में यहाँ पर काम किया जा सके और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको यहाँ पर रोका जा सके टू डिटरमाइंड ऑफ सोसाइटी। चलिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी करता है राइट टू प्रॉपर्टी एज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में, जहाँ पर कंपनसेशन प्रोविजन की भी बात की जा रही है कि अगर एक्विजिशन किया जाता है तो एक फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यहाँ पर दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 31। हालांकि इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बाद, पब्लिक एसेट कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट्स के बाद यहाँ पर कुछ इसको कर्टेल कर दिया गया प्रॉपर्टी राइट को। अंडर आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C की हम यहाँ पर बात करेंगे विद फर्स्ट अमेंडमेंट एंड दी 25th अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरप्रेट भी किया कि कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना है फंडामेंटल राइट्स और DPSP में, और उसके लिए हमारे पास फेमस केसेस हैं, जैसे गोलकनाथ 1967 का केस, केशवानंद भारती 1973, या फिर हम मिनर्वा मिल्स की बात करें, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स और DPSPs को हार्मोनियल ग्राउंड पर यहाँ पर कोएग्जिस्ट किया जा सकता है। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें 31A, 31B और 31C के बारे में, तो 31A जिसमें अमेंडमेंट किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 में, जो कि प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, कि ये लॉ बात कर रहा है कि एक्विजिशन ऑफ द स्टेट एक्सेट्रा शैल नॉट बी वॉइड
on the ground that it violates fundamental rights including right to property. वहीं 31B की बात करें तो it meets law placed under the 9th schedule immune for the judicial review on the ground of the violation any fundamental right. In Colio case 2007, the Supreme Court held that laws placed in 9th schedule after April 1973 would be subjected to judicial review. This they have made it very clear. वहीं हम 31C की अगर बात करें with the 25th Amendment 1971 तो ये प्रोवाइड कर रहा है primacy to the DPSP under Article 39B and C. Laws made to fulfill these principles shall not be void on the ground that it violates fundamental right including right to property. राइट. सो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन अलग अलग केसेस में अलग अलग रहे. अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो देखिए, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया अगेंस्ट दी डाइल्यूटिंग फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी. हालांकि केशवानंद भारती केस में इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर वैलिडिटी जो थी आर्टिकल 31C की जुडिशल रिव्यू के लिए से सब्जेक्ट किया गया और बात की गई कि एक क्रूशियल जंक्शन होना चाहिए जब बात की जा रही है रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड एसपी की. वही मिनर्वा मिल केस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको रीइंफोर्स किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की बात की गई थी और एम्फसाइज किया गया था कि एक हार्मोनी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में. और इसी के साथ कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुए. 1978 की बात करें तो 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसने रिमूव कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी एज द फंडामेंटल राइट और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया 300A के अंतर्गत. तो आप पहली चीज़ तो याद रखेंगे 44th यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट रिमूव कर रहा है राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट, और इसको प्लेस कर रहा है कि भाई अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 308. ये जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया. इसकी वजह से जो लिटिगेशन थे सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो यहाँ पर कम हो गए. हालांकि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो सिग्निफिकेंट रहा. इसने इंश्योर किया कि स्टेट एक्विजिशन अगर करती है किसी पब्लिक पर्पसेस के लिए तो उन्हें एक एडिकेट कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना होगा. चलिए अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि आखिर करंट डिबेट का कारण क्या है. इनिशियल डिकेड्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें समझना होगा सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ वर्सेस लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को. इनिशियल डिकेड्स में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कहीं ना कहीं परस्यू कर रहा है एक सोशलिस्टिक मॉडल इकोनॉमी को लेकर जहां पर लैंड एक्विजिशन लॉ, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री और हाई टैक्स रेट्स की बात की जा रही थी. एम था कि हमें इनइक्वालिटी को कम करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत. हालांकि अगर हम बात करें तो इन मेजर्स के अंतर्गत एक स्टिफल्ड ग्रोथ हमें देखने मिली जिसकी वजह से एक एफिशिएंसी देखने मिली जैसे टैक्सेस, ई स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स जो कि कहीं ना कहीं एक इनसफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे. 1990s की बात करें तो एक शिफ्ट हमें देखने मिला लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की तरफ, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जहां पर एम्पावरमेंट करने की बात की गई और ज़्यादा फोकस इंप्रूवमेंट ऑफ एफिकेसी को लेकर किया गया. ऐसे में रिफॉर्म्स लाए गए जहां पर रिपील कर दिए गए लॉज जैसे मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनकम टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया गया और अबॉलिश किया गया ई स्टेट ड्यूटी और वेल्थ टैक्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिल सके. अब ये जो ट्रांजिशन था ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के लिए था जिसकी वजह से एक प्रॉस्पेरिटी भी देखने मिली और हमें एक इनइक्वालिटी भी जिसकी वजह से बढ़ी. कुछ रिपोर्ट्स ये तक इंडिकेट करती हैं कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कंट्री वेल्थ का और इनकम का ये कॉन्सेंट्रेट है केवल और केवल 10% लोगों के हाथ में जिसकी वजह से जो 50% या ज़्यादा लोग हैं वो एक डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट में रह रहे हैं. और इसी की वजह से जो रिसेंट इलेक्शन कैंपेनिंग्स है इसमें पार्टीज़ यहाँ पर इस तरीके की डिबेट कर रही हैं कि देखिए हम वेल्थ टैक्स लेकर आएंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यहाँ पर करेंगे, ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं. हालांकि वे फॉरवर्ड क्या है तो एक बैलेंस ग्रोथ और इक्विटी की बात होनी चाहिए. सिंस सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस का यहाँ पर बेंच बिठाला हुआ है सो वी हैव टू सी कि यहाँ पर क्या आउटकम निकल कर आता है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. चलिए बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक की विच इज़ दी एस्ट्राजेंका और कोविशील्ड. फाइनली ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्ट्राजेंका ने एडमिट कर लिया है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन इन्होंने यहाँ पर डेवलप की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से, इसकी वजह से एक रेयर साइड इफेक्ट हमें देखने मिल रहे हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट्स की कंडीशन देखने मिल रही है जिसे TTS का नाम दिया गया है. कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर बात की गई है ब्रिटिश कोर्ट में जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कोविड वैक्सीन की कोविशील्ड
के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करी थी और लगभग 100 बिलियन पाउंड का यहाँ पर डिमांड की जा रही थी कि देखिए इसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है। और यहीं पर यूके की कोर्ट ने यहाँ पर समन जारी किया और फाइनली एस्ट्राजेनेका ने आफ्टर दीज मैनी ईयर्स दे हैव एक्सेप्टेड, इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है कि देखिए हो सकता है कि AZ वैक्सीन की वजह से, अगर हम यहाँ पर बात करें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसे TSS सिंड्रोम यहाँ पर कहा जा रहा है, ये हो सकता है। ये यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर इन्होंने स्वयं सबमिट करी है यूके के कोर्ट में। हालांकि यहाँ पर ये बात भी की जा रही है कि जो TTS की हम बात कर रहे हैं ये एक रेयर कंडीशन है और ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति जिन्होंने कोविशील्ड यहाँ पर लगाया है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो। आपको पता है कोविशील्ड जो हम एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन की बात करें, इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से यहाँ पर बेचा गया है। जैसे इंडिया में कोविशील्ड बात करें या वैक्सजेवियर की बात करें या फिर अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की बात करें तो ये सारी वैक्सीन एडिनो वायरस वैक्सीन हैं। और ये प्रॉब्लम लो प्लेटलेट्स या ब्लड क्लॉट की ना केवल अकेले हम यहाँ पर अगर बात करें तो केवल और केवल कोविशील्ड के साथ नहीं है, सिमिलर कंडीशंस हमें उन सारी वैक्सीन्स के अंतर्गत देखने मिली हैं जहाँ पर एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, राइट। इसी तरीके की वैक्सीन्स आपकी वैक्सजेवियर है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी इसी तरीके की, और इस तरीके के कुछ केसेस इनिशियल स्टेज पर वैक्सीनेशंस के स्टेज में हमें देखने के लिए मिले। एडिनो वायरस उस तरीके की वैक्सीन है जहां पर मंकी से इसको लेकर हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। आपकी बॉडी को पता नहीं होता कि इस तरीके का कोई आपको बीमारी हो और इमीडिएटली वो यहाँ पर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू एक शील्ड क्रिएट कर देती है। इसी तरीके की वैक्सीन्स को हम एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म की वैक्सीन्स कहते हैं। इन इंडिया में अगर हम इंडिया में बात करें तो सेम वैक्सीन कोविशील्ड यहाँ पर जिसको मैन्युफैक्चर किया था, देखिए मैं बोल रही हूँ बनाया नहीं है, इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया था हमारी पुणे बेस्ड जो कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इन्होंने लगभग 175 करोड़ डोजेज यहाँ पर बनाई और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर इसको निकाला। कम से कम 36 केस TTS के हमें यहाँ पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार बेसिकली देखने के लिए मिले जहाँ पर सिमिलर कंडीशंस को नोट किया गया था। हालांकि अब अगर हम बात करें कि TTS क्या है तो आप समझ लीजिए TTS जिसका मतलब हो रहा है थ्रोम्बोसिस का मतलब ही होता है देखिए ब्लड क्लॉटिंग, राइट। और थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है लो प्लेटलेट। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग की कंडीशन होगी, लो प्लेटलेट्स होंगे, सो व्हाट विल हैपन, आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के वहाँ तक ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। व्हाट विल हैपन, हो सकता है यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो। और आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि 17 साल के लोगों की अचानक से उनको अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है और इसी की वजह से ये सारी चीज़ बार बार यहाँ पर न्यूज़ का विषय बनी हुई थी, राइट। तो अगर हम इन केसेस की बात करें सो इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि देखिए अगर आप वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लगे हुए आपको 2 साल हो गए हैं, तो देखिए इस तरीके के साइड इफेक्ट नहीं, यूजुअली 1 से 1 सप्ताह के अंतर्गत इस तरीके के साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं। जैसे इसके कुछ लक्षण हैं, आपको लगातार चेस्ट पेन होना, लगातार हेडेक होना और दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होना, ब्लड विजन होना, हेडेक की कंडीशन होना, कंटिन्यूसली एब्डोमिनल पेन होना, पैरों में स्वेलिंग होना या अचानक बॉडी में ब्रूजेस का यहाँ पर क्रिएट होना, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन हो जाना, ये सारे इसके लक्षण हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आप देखते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर्स को भी सलाह दी जा रही है कि आप देखिए TTS से क्या ऐसे कोई सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, ये आपको देखना होगा क्योंकि इसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिल रही है, राइट। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कोविशील्ड का तो चलिए ठीक है, व्हाट अबाउट द कोवैक्सीन। तो इन कॉन्ट्रास्ट विद कोविशील्ड ऐसा कोई भी इंस्टेंस या फिर थर्मोबॉलिक इवेंट हमें ऐसा कभी भी अभी तक कोवैक्सीन के केस में नहीं देखने मिला जो कि इंडिया की इंडिजीनियस वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया था, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर हाईलाइट किया है एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन कि ब्लड क्लॉटिंग के केसेस बढ़ सकते हैं, स्पेशली हमें इसको ध्यान में रखना होगा। 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनकॉर्पोरेट किया वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थर्मोबायोटिक
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे VIIT बोलते हैं, इसी के क्लासिफिकेशन में हमें TSS देखने मिला, जिसको फर्दर एम्फसाइज किया गया और नीड किया गया कि भाई आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्या इस तरीके के सिम्टम्स लोगों में देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं वाई बैंक कैन नॉट सीक LOCs टू स्टॉप डेप्टर फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग यहाँ पर डिलीवर करी है, जहाँ पर उन्होंने स्टेट किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं ये यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाए लोन डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट। ये डिसीजन यहाँ पर कोर्ट के ये डिसीजन यहाँ पर आया है एज द कोर्ट इनवैलिडेट प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मेमोरेंडा, जिसे हम OM के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रांट करता है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और अथॉरिटीज़ को वो LOC की रिक्वेस्ट कर सकती हैं, लुकआउट सर्कुलर का नोटिस जारी कर सकती हैं। चलिए, एक डिवीजन बेंच यहाँ पर कंप्राइज कर रही थी, अलग अलग जस्टिस यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल थे और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखिए LOC को इशू करना PSB डेप्टर्स यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये अनजस्टिफाई है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स के रूप में यहाँ पर देखा गया है। कोर्ट ने बात करी कहीं ना कहीं वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, जिन्हें आर्टिकल 14 और 21 कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर गारंटी किया गया है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की भी बात कर रहे हैं। राइट, इस तरीके की बहुत सारे इश्यूज लगातार देखने के लिए मिल रहे थे। LOCs को इशू किया जा रहा था ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहाँ पर अलग अलग लोग जो कि डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं और इधर से चले जाते हैं इंडिया से, उनके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको लुकआउट नोटिस के बारे में यहाँ पर क्लियर हो गया है। कुछ आर्टिकल्स को इन्वोक किया गया है, जैसा मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 14 की बात की जा रही है, आर्टिकल 21 की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को भी यहाँ पर चर्चा में लेकर आया गया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। 2 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। पहली बात की जा रही है इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बात कर रहा है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लेकर। What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे pragya.pandey@rouseacademy.in पर डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.